फिर 19 मार्क्स में जो क्वेश्चन 4 था उसमें आपको A B C 3 पार्ट दिए गए, तो कहा था कि किन्हीं भी 2 को आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपके साथ तीनों एक्सप्लेन करूँगी। B C मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम इसमें A वाला देख लेते हैं, जिसमें हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो देखो, इन शॉर्ट IADP भी कह सकते हैं। ये आपका लॉन्च हुआ था 1960-61 के बीच में, ठीक है, इंडिया में, ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सके मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके। लेकिन इसके लिए कुछ एरिया या डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्टेड किए गए थे। इसी प्रोग्राम को हम आपका पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फार्मर को ना एक कंप्लीट पैकेज दे रहे थे इनपुट्स का, ठीक है, मतलब जो भी उनको खेती करने के लिए चाहिए होगा उसका कंप्लीट पैकेज दे रहे थे, आइसोलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे थे। अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या थे आपके इस प्रोग्राम के। पहला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तेज़ी से इंक्रीज़ करना, ताकि हम सेल्फ सफिशेंसी अचीव कर सके फूड ग्रेन्स में। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का यूज़ करना, फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करना, और जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी थी उसको कहीं ना कहीं कम करना। मेन फीचर्स आपके IDP प्रोग्राम के ये थे। ये आपका एरिया स्पेसिफिक अप्रोच था। ये प्रोग्राम को कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड किया गया। ऐसे एरिया को सिलेक्ट किया गया जहाँ पर अच्छी इरिगेशन की वो थी फैसिलिटी, अच्छा पोटेंशियल था कि मतलब प्रोडक्शन बढ़ सकता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। सेकंड, इसमें पैकेज ऑफ इनपुट्स। अब देखो फार्मर्स को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता था। HYV सीड्स, जो कि होता है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई आपकी, नए नए टूल्स और मशीनरी, जो भी नेसेसरी पेस्टिसाइड्स है वो दिए गए, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, सब कुछ दिए गए इसमें। INCEST इंसेक्ट हो गया, फिर TICIDES इंसेक्टिसाइड साइड्स और पेस्टिसाइड्स इसमें उपलब्ध कराए गए। क्रेडिट फैसिलिटीज़, ईजी और टाइमली क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया, जैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे बैंक वगैरह हो गए उनको प्रमोट किया गया। एश्योर्ड इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया गया। नहरों पे, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स पे फोकस किया गया। यहाँ पर कुछ मेजर क्रॉप्स पे उन पर फोकस किया गया, स्पेशल अटेंशन दिया गया कुछ मेजर क्रॉप्स पे, ठीक है, लाइक जैसे आपके गेहूँ, चावल या और भी जो आपके फूड ग्रेन्स थे। तो एट लास्ट अब कंक्लूजन में 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि जो आपकी IADP प्रोग्राम था इसकी अचीवमेंट यही था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। इसने जो आपकी आगे चल के हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड किया। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक का यूज़ किया गया, फूड ग्रेन का आउटपुट बढ़ा। और आप लिख दीजिएगा कि थोड़े बहुत लिमिटेशन इसके ये थे कि भी इसको सिलेक्टेड एरिया में अप्लाई किया गया, रीजनल इम्बैलेंस इससे इंक्रीज़ हुआ, जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको कम ही फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम का, और केमिकल इनपुट्स पे कहीं ना कहीं हैवी मतलब डिपेंडेंसी बढ़ गई कि केमिकल इनपुट्स को खेतों में यूज़ करना, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपसे पूछा गया था 19 मार्क्स में सेक्शन ए में। पेपर तो वही लिया है मैंने आपके साथ। इसमें MA इकोनॉमिक्स सेकंड सेम का MAEC 507 दिसंबर 2022 का पेपर। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपका जो इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है या उसका इंट्रोडक्शन है या उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। उद्देश्य पहले हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को इंश्योर करता है, एक तरीके से फंक्शन मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कार्य करता है,
ठीक है। तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका इंश्योर करता है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, जो एग्रीमेंट आपका चाहे गुड्स से रिलेटेड हो या आपका सर्विस से रिलेटेड हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसका ये उसमें ये मतलब उस चीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है। फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को, ताकि वो ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपस में उनको नेगोशिएट कर सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर मेंबर कंट्रीज टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। थर्ड आपका इसका फंक्शन है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, आप जैसे इतने सारे मेंबर इसके देश है, तो भी आपस में उनमें कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं किसी चीज़ से भी रिलेटेड। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है कि जो भी उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ट्रेड से रिलेटेड है, उसको पीसफुली और कानूनी तरीके से सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, और ताकि कोई ट्रेड की वॉर्स वगैरह ना हो कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट भी करता है। फोर्थ फंक्शन है इसका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। अब जो मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ होती है, तो ये रेगुलर रिव्यू करता है जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ होती है मेंबर कंट्रीज़ का। ठीक है, मतलब रिव्यू करना, उनको देखना कि कैसी है, और देखता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस हो। ठीक है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। फिफ्थ है टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, तो देखो टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू डेटेड हर किसी देश के लिए ज़रूरी है रहना। तो ये ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान करता है आपके जो विकासशील देश है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ होगी, उनको समझने में मदद करता है कि भाई क्या क्या ये टेक्नोलॉजी है, और उसका हेल्प करता है उनको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है कंट्रीज़ को कि अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है उन सबको। कॉपरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन। अब देखो जो और इंस्टीट्यूशन हो गए लाइक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनके साथ भी मतलब कॉपरेशन के साथ काम करता है। वर्क विथ IMF हो गया एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आगे तक कि क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। तो मतलब इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मतलब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईजिली, एक तरीके से उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराता है। जैसे जो गेहूँ हो गए, चावल हो गया, टी, कॉफ़ी, स्पाइस। ठीक है, उनके लिए एक मतलब इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराता है। अमरूद खाएगा अमरूद। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो देखो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जैसे बासमती राइस हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, इसका इंक्रीज़ होता है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है कृषि पे। जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स थे, ठीक है, तो डेवलप कंट्री के साथ जैसे मतलब जो वो डील कर रही है हमारी कंट्री, तो डेवलप कंट्री ने अपने टैरिफ्स हो गए उनको रिड्यूस किया है अंडर द प्रेशर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ताकि जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट है वो भी मतलब मोर कॉम्पिटिटिव बन सके ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन होगी कोई भी कोटा से रिलेटेड या जो भी टैरिफ वगैरह, तो उससे मतलब एक्सपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आके इन जो बैरियर्स है उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है। बेटर प्राइस रियलाइजेशन। जो किसान है अब देखो सही बात है, अगर उनके लिए उनका डोमेस्टिक मार्केट ही जिस तक उनकी पहुंच होगी तो उनको इतना अच्छा प्राइस उपलब्ध नहीं होगा। बट ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो उनको इंटरनेशनल मार्केट भी उपलब्ध हो रहा है, तो फार्मर को अपने जो प्रोडक्ट है उनके लिए अच्छा प्राइस मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट एक्सेस, क्योंकि उनकी ग्लोबल मार्केट तक पहुँच है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, एक्सेस मतलब रीच। ठीक है, फिर है आपका इंक्रीजमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई अगर किसी को भी मतलब जस्ट अपने ही डोमेस्टिक में मतलब कॉम्पीट करना है, तो कोई इतना अच्छी टेक्नोलॉजी या उसके बारे में नहीं सोचेगा। बट अगर जब बात इंटरनेशनल लेवल तक आती है तो हर कोई चाहता है कि बेटर हो, बेस्ट हो। तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है कृषि में, अच्छे बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वालिटी वगैरह इम्प्रूव हुई है, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कृषि की इम्प्रूव हुई है। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब कुछ जान लेते हैं कि क्या, तो ये मैंने आपको यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे। आप देखते हैं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या उसके।
तो अब है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, कि क्या नेगेटिव असर पड़ा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भारतीय कृषि है उस पर। तो फर्स्ट ये हो, कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ मिलती थी उनमें रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड का जो एग्रीमेंट है किस पे, वर्ल्ड ट्रेड्स एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम इन शॉर्ट लिखते हैं AOA। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर है उसमें कहीं ना कहीं जो सब्सिडी थी उसमें रेस्ट्रिक्शन आ गई है। इंडिया के फार्मर तो भाई हैविली सब्सिडी पे डिपेंड करते थे, बट उसके कारण क्या हो गया, सब्सिडी रिड्यूस हो गया। आप इसमें पॉइंट लिख भी लीजिए इसी के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसकी फुल फॉर्म है AOA, वो उसने कहीं ना कहीं सब्सिडीज़ में रेस्ट्रिक्शन लेकर आई है। वो कहीं ना कहीं अब जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है या अनडेवलप कंट्रीज है, ठीक है, उनको जो विकसित देश है उनसे कंपटीशन भी तो फेस करना पड़ेगा भाई, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, तो कंपटीशन फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपके भारतीय कृषि पर। अब देखो जो किसान है आपके डेवलप नेशन को, भाई उन वो जितने एडवांस लेवल के हैं, उनकी जो नॉलेज है, जैसे वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी खेती में, और इतना ही नहीं उनको जो हैवी सब्सिडीज़ भी मिल रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो आपके डेवलपिंग है अंडर डेवलप कंट्रीज़ के किसान होंगे वो उतना अच्छा कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो जो क्या होगा, जो भी चीप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं जो इंडियन फार्मर्स है उनके लिए एक परेशानी क्रिएट करती है। थर्ड है आपका थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। अब हमने जैसे कहा कि देखो क्या है, भारत में जब ये हरित क्रांति भी आई थी तो मेन मकसद उनको क्या था कि इंडिया मतलब सेल्फ रिलायंट बन सके, मतलब फूड सिक्योरिटी उसको मतलब मिल सके, ठीक है, फूड के उसमें वो हुआ भी था। बट अगर हम ज़्यादा ही फोकस किस पे करेंगे, क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है मतलब देश के लिए रिड्यूस भी हो सकता है, तो पुअर पॉपुलेशन क्या होगी, इससे सफ़र करेगी। ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट क्रॉप्स में रिड्यूस फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और जो उससे गरीब आपकी जनसंख्या है उसको सफ़र करना पड़ सकता है। फोर्थ इसका है, अब देखो प्राइस फ्लक्चुएशंस, जो प्राइस में एकदम से बदलाव आते रहते हैं। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस में आपका यही देखो, अगर ग्लोबल प्राइस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फैक्टर से प्रभावित होता है। तो जो आपकी ग्लोबल प्राइस में एकदम से मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस में क्या लेकर आ रहा है, फ्लक्चुएशंस ला रहा है, और किसानों की जो इनकम है उसको प्रभावित करता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, खेती जो करना जो है रिस्की बन जाता है। तो इसमें वही है, ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी इफेक्ट फार्मर्स इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर वही कि जो ग्लोबल प्राइस वॉल्टिलिटी है, वॉल्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में मतलब एकदम से बदलाव आना, कि भाई अगर हम प्राइस वॉल्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मतलब प्राइस के कंसर्न में अगर हमसे पढ़े, ठीक है, तो मतलब कि प्राइस की में कभी एकदम से बढ़ रहे हैं कभी एकदम से घट रहे, तो ये किसानों की जो आय है उसको प्रभावित करता है। अब देखो एक और जिसका नेगेटिव वो हो सकता है वो है इम्पैक्ट ऑन जो आपके छोटे छोटे या गरीब किसान होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब देखो जो छोटे किसान है वो भाई वो आपके मल्टीनेशनल जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो वही है, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए मतलब ये इतना फ़ायदेमंद नहीं, उन पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अब जो आप लास्ट में लिख लीजिए वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है,
ट्रिप्स आपका ये देखो, अगर आपको शुरू में एक पॉइंट है तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखो हर किसी से रिलेटेड ट्रेड एग्रीमेंट बनते हैं, जैसे गुड्स का अलग होता है, सर्विसेज का अलग होता है, और उसी तरीके से आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है उनका अलग होता है, ठीक है। तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो एग्रीमेंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वो ट्रिप से आपका आता है, ठीक है। जैसे गुड्स के लिए तो किससे आ जाएगा, गेट से, ठीक है। सर्विसेज का GATS, ठीक है, गेट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो है एग्रीमेंट, उसका किस में आ जाएगा, आपका ट्रिप्स, ठीक है। तो यही है आपका जो हम इसमें पढ़ रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट का आपका 6th पॉइंट, ठीक है। तो इसमें अब क्या है देखो, अब देखो जो फार्मर्स है वो फ्रीली आपके जो पेटेंटेड सीड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी से क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी पे बढ़ जाती है। तो वही है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में कि फार्मर्स कैन नॉट फ्रीली यूज़ पेटेंटेड सीड्स। तो 6 में यही है कि फार्मर्स कैन नॉट फ्रीली यूज़ पेटेंटेड सीड्स, इंक्रीज करता है उनकी डिपेंडेंसी मल्टीनेशनल कंपनी पे, ठीक है। तो ये है। तो एट लास्ट में आप देखो ये आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य यही है कि फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड हो जो उनकी मेंबर कंट्री से उनके बीच में। इसने इंडियन एग्रीकल्चर को भी काफ़ी हेल्प किया है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं उनके लिए ग्लोबल मार्केट्स ओपन कर दिए हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या क्रिएट करे कि भाई एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी मिलती थी वो रिड्यूस हो गई है, छोटे छोटे किसानों पर प्रेशर पड़ रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि आपकी बैलेंस ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट करे, अपने किसानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को मजबूत करे, ताकि उनको भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्यता है या मेंबरशिप हो उसका अच्छा खासा मुनाफा हो सके।